जाति आधारित आरक्षण यानी कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, क्या किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर एडमिशन देने के लिए मना किया जा सकता है? क्या किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर एडमिशन देने के लिए मना किया जा सकता है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में? हेलो एवरीवन, मैं सुमित पवार और आप देख रहे हैं शिमी क्लो क्लासेस चैनल। आज से हम इस YouTube चैनल पर एक लैंडमार्क जजमेंट का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिन्होंने हमारी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। ठीक है, आज से इस सीरीज में हम आपको एक एक करके सभी लैंडमार्क जजमेंट की हिस्ट्री को और उसके इम्पैक्ट को बताएंगे कि आखिर उस लैंडमार्क जजमेंट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ा और उसने हमको कहाँ तक इफेक्ट किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी सीरीज में जो हमारा पहला लैंडमार्क जजमेंट है वो रहेगा हमारा स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोरायराजन का जजमेंट, जो कि 1951 का जजमेंट है। और ये जजमेंट डील करता है पहली बार कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन के लिए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आखिर कैसे इसकी शुरुआत होती है और क्या इसका प्रभाव पड़ता है आगे जाकर भारतीय संविधान पर, आज से हम ये शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अपने पहले जजमेंट को। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन यानी कि जाति आधारित आरक्षण, ये शब्द बिल्कुल भी आपके लिए नया नहीं है, आपने इसे सुना भी होगा और आपने इसको उपयोग भी किया होगा। केस आता है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपाकम दोरायराजन 1951 सुप्रीम कोर्ट। याद रखना, चंपाकम दोरायराजन कोई मेल नहीं है, ये फीमेल का नाम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन भी होती है कि ये मेल है या फीमेल है, तो याद रखना चंपाकम दोरायराजन फीमेल है, श्रीमती चंपाकम दोरायराजन। ठीक है, आइए चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री पर। होता क्या है, इन द 1927 यानी कि बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि संविधान के लागू होने से पहले और भारत को आजादी मिलने से पहले सन 1927 में एक कम्युनल ऑर्डर पास किया गया। ध्यान से समझना, एक कम्युनल ऑर्डर पास किया गया और इस कम्युनल ऑर्डर के द्वारा यह कहा गया कि जितने भी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं उसमें जो सीट्स हैं वो रिजर्व की जाएंगी। ठीक है, टोटल 14 सीट्स थी उस समय इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में, और ये कहा गया इन द 1927 बाय द कम्युनल ऑर्डर कि जितनी भी 14 सीट्स हैं हम उन सबको क्या करेंगे, हम उन सबको रिजर्व करेंगे। ठीक है, जो श्रीमती चंपाकम दोरायराजन थी वो ब्राह्मण कैटेगरी से बिलोंग करती थी, ब्राह्मण कैटेगरी से। ठीक है, होता क्या है, इन 1950 में श्रीमती चंपाकम दोरायराजन एडमिशन लेने के लिए कॉलेज जाती हैं और उनको एडमिशन देने से मना कर दिया जाता है, डिनाई कर दिया जाता है। कारण क्या था? जाति, कास्ट। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करती थी और ब्राह्मण कास्ट के लिए सिर्फ 2 सीट्स रिजर्व की गई थी और 2 सीट पर ऑलरेडी एडमिशन हो चुका था, तो अब उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये किसने कहा? स्टेट ऑफ मद्रास ने। ठीक है, यानी कि उस यूनिवर्सिटी में हम उसको स्टेट ऑफ मद्रास ही काउंट करके चलेंगे। ठीक है, तो श्रीमती चंपाकम दोरायराजन का कहना था कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन है। तो क्या ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट गई? बिल्कुल नहीं। इन्होंने पहले कहां मूव किया? इन्होंने मूव किया हाई कोर्ट में। ये पहुंचती हैं हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। आप सभी को पता है अंडर आर्टिकल 226 क्या कहता है कि अगर आपको कोई भी हाई कोर्ट में रिट फाइल करनी है अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, देन आपको आर्टिकल 226 में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 226 आपको यह पावर देता है कि आप हाई कोर्ट में जाकर अपने फंडामेंटल राइट के ब्रीच के लिए कोई भी रिट फाइल कर सकते हैं। तो श्रीमती चंपाकम दोरायराजन ने हाई कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए एक रिट फाइल की और श्रीमती चंपाकम दोरायराजन का कहना था कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वोलेट हुए हैं क्योंकि मुझे एडमिशन नहीं दिया गया है, क्योंकि मैं ब्राह्मण कैटेगरी से बिलोंग करती हूं। तो श्रीमती चंपाकम दोरायराजन ने कहा कि मेरे 2 फंडामेंटल राइट्स को वोलेट किया गया है और वो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 15 क्लोज 1 एंड आर्टिकल 29 क्लोज 2।
15 का 1 और अनुच्छेद 29 का 2, दो अनुच्छेद, दो आर्टिकल का सहारा लिया किसने? चंपाकम दोरायराजन ने। 15 का 1 क्या कहता है? 15 का 1 ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। यू कांट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो श्रीमती चंपाकम दोरायराजन के साथ भेदभाव हुआ था या नहीं? बिल्कुल हुआ था। किसके आधार पर? कास्ट के आधार पर, क्योंकि ये ब्राह्मण कैटेगरी से बिलोंग करती थी, इसलिए इनको एडमिशन देने के लिए मना कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि 15 का 1 वोलेशन था। क्या 29 का 2 भी वोलेशन था? तो ऐसा 29 का 2 क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझना, कि किसी भी व्यक्ति को रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज, याद रखना एक नया ग्राउंड जुड़ता है 29 के 2 में, और वो है लैंग्वेज। यानी कि किसी भी व्यक्ति को रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के आधार पर आप एडमिशन देने के लिए डिनाई नहीं करेंगे। किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने के लिए डिनाई नहीं करेंगे, जबकि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या तो मेंटेन किया गया है स्टेट के द्वारा या उसको एड प्राप्त की जाती है स्टेट के द्वारा। यानी कि या तो वो सरकार के द्वारा बनाया गया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या सरकार के द्वारा उसको सहायता प्राप्त कराई जाती है। ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप किसी भी व्यक्ति को एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर सकते हैं। किस आधार पर? धर्म, जाति, मूलवंश और भाषा के आधार पर। और चंपाकम दोरायराजन के साथ क्या हुआ था? यही हुआ था, उनको कास्ट के आधार पर एडमिशन देने के लिए मना कर दिया गया था। तो चंपाकम दोरायराजन ने इन दोनों आर्टिकल की प्ली लेकर कहा कि मेरा फंडामेंटल राइट्स वोलेट हुआ है। यहां तक क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। हाई कोर्ट के सामने क्वेश्चन आता है, और क्या क्वेश्चन है? हाई कोर्ट के सामने क्वेश्चन आता है। सबसे एक हाई कोर्ट, याद रखना, हाई कोर्ट के सामने सिर्फ एक क्वेश्चन अराइज होता है, सिर्फ एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन था कि क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकती है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन एजुकेशन? क्या शिक्षा में जाति आधारित आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? सिर्फ एक क्वेश्चन अराइज हुआ था हाई कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। क्या है ये? असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 का 1 क्या कहता है? आर्टिकल 13 का 1, ऐसा कोई भी कानून जो भारत के संविधान लागू होने से पहले भारत में था और अगर वो अब भी लागू रहता है संविधान लागू होने के बाद, तो अगर वो फंडामेंटल राइट्स यानी कि पार्ट 3 के इनकंसिस्टेंट है तो वो ऐसा लॉ क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वॉइड। तो ये जो ये 1927 का गवर्नमेंट कम्युनल ऑर्डर था, वो आर्टिकल 13 के 1 की पावर यूज करके हाई कोर्ट ने क्या कह दिया? ये लॉ वॉइड है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट 3 के इनकंसिस्टेंट है। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। स्टेट ऑफ मद्रास केस हार गया और श्रीमती चंपाकम दोरायराजन केस जीत गई। स्टेट ऑफ मद्रास को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा होगा, तभी तो वो सुप्रीम कोर्ट गया। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मद्रास ने क्या किया? स्टेट ऑफ मद्रास ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की और वो जाता है सुप्रीम कोर्ट। अब थोड़ा सा अपनी अच्छी तैयारी के साथ स्टेट ऑफ मद्रास सुप्रीम कोर्ट में खुद को डिफेंड करता है और वो प्ली लेता है आर्टिकल 46 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एक नया क्वेश्चन अराइज होगा। स्टेट ऑफ मद्रास ये कहता है कि हमारे पास आर्टिकल 46 की पावर है। अब आर्टिकल 46 क्या कहता है? सबसे पहले तो आप ये समझिए ये है कहां? ये है डीपीएसपी का पार्ट, यानी कि
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके अंदर आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 ये कहता है कि स्टेट को पावर है, क्या है स्टेट को पावर, कि वो किसी भी वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, ठीक है, उनको प्रमोट कर सकता है एजुकेशन में भी और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट में भी, ये कहता है आर्टिकल 46। तो यानी कि अब दोनों के पास एक एक शील्ड हो जाती है, दोनों के पास एक एक शील्ड। श्रीमती चंपाकम दोराय राजन के पास जो शील्ड है, जो डिफेंस है, वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स, और स्टेट ऑफ मद्रास के पास जो डिफेंस है वो क्या है, आर्टिकल 46। तो अब एक क्वेश्चन बहुत बड़ा एराइज होता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और वो ये क्वेश्चन है, हु इज सुप्रीम, कौन सी शील्ड, कौन सा डिफेंस को मैं सुप्रीम मानूं, फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम मानूं या डीपीएसपी को। याद रखें, जब हम दोनों के बीच में रिलेशन का क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, तो उसमें सबसे पहला जो हम जजमेंट लिखते हैं वो ये वाला जजमेंट होता है। ये जजमेंट बहुत लीडिंग जजमेंट है, ये आर्टिकल 15 के 4 के साथ भी लिखा जाता है, और ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का जब हम रिलेशन बताते हैं तो उसके साथ भी लिखा जाता है। जो पहला क्वेश्चन था 15 का 4 वाला, वो तो हाई कोर्ट के सामने ही अराइज हो गया था, मगर क्योंकि हाई कोर्ट के सामने स्टेट ने कोई इतना मजबूत डिफेंस नहीं लिया, है ना, बड़ा ढीला ढाला सा डिफेंस था स्टेट का, मगर जब सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची तो डिफेंस मजबूत निकल कर आया, आर्टिकल 46 का डिफेंस। और अब क्वेश्चन एक बहुत बड़ा अराइज हो गया कि हु इज सुप्रीम, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, किसको सुप्रीम माने। तो जजमेंट बड़े ध्यान से समझना, शॉर्ट में समझा रहा हूं क्योंकि ये केस वैसे बहुत बड़ा केस है, ठीक है, शॉर्ट में समझा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा डीपीएसपी कांट ओवरराइड द फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। यानी कि कौन सुप्रीम हुआ, फंडामेंटल राइट। पहली बात, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन जो अपील में गया था, तो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, वो जजमेंट सही था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को क्या कर दिया, अपहेल्ड कर दिया, मान्यता दे दी। तो अब क्या हुआ, सरकार पर प्रभाव पड़ना ही था। क्यों, क्योंकि वोट बैंक पॉलिसी, ठीक है, आप कैसे, आपको गरीबों का मसीहा लगना है, कैसे, हाउ, तो आप उनको कुछ देंगे, है ना, और क्या देना था, रिजर्वेशन देना था। अब रिजर्वेशन तो मना कर दिया, तो इंपैक्ट क्या हुआ इसका, इसका प्रभाव क्या पड़ा, इस जजमेंट का प्रभाव क्या पड़ा। तो इस जजमेंट का प्रभाव था कि पहला भारतीय संवैधानिक क्या अमेंडमेंट, क्या हुआ, पहला अमेंडमेंट किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1951, और उससे क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 15 का 4। 15 का 4 पहले से नहीं था, याद रखना, 15 का 4 जुड़ा इस जजमेंट के आने के बाद। अगर ये जजमेंट ना आता तो 15 का 4 ना आता। समझ रहे मेरी बात को, 15 का 4 जुड़ा, क्यों, क्योंकि जजमेंट ये था, और इस 15 के 4, इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बहुत सारी चीजें ऐड हुई, सिर्फ 15 का 4 ही ऐड नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ये वाला जजमेंट था कि डीपीएसपी ओवरराइड नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट, इसकी भी क्या, इसको भी नेग्लेक्ट करना था और इसको भी नेग्लेक्ट करना था। इसलिए कभी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बड़े तसल्ली से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस जजमेंट का इंपैक्ट क्या हुआ, 15 का 4 जोड़ा गया, और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को क्या दिया गया, स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए उनके लिए, और स्पेशल प्रोविजंस का क्या लेके आया, रिजर्वेशन लेकर आया, ठीक है। तो इसके साथ हमें क्या पढ़ना है, आर्टिकल 13 का 1 और 13 का 2, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये जजमेंट क्लियर हुआ होगा श्रीमती चंपाकम दोराय राजन का। श्रीमती चंपाकम दोराय राजन हाई कोर्ट में भी जीत जाती हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में भी जीत जाती हैं, दोनों जगह उनकी जीत होती है। इसलिए ही सरकार को 15 का 4 जोड़ना पड़ता है संविधान में, ठीक है। तो पहला अमेंडमेंट
के द्वारा क्या जुड़ता है 15 का 4। और भी प्रोविजन जुड़ते हैं, मगर क्योंकि हम सिर्फ रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए सिर्फ हम 15 का 4 यहां पर हम पढ़ेंगे सिर्फ। ओके, आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जाते जाते मैं आपसे एक बात ये बताता चलता हूं कि हमारा जुडिशियल का बैच स्टार्ट किया जा रहा है। 2 सब्जेक्ट उसमें ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं, आईपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी 1 अक्टूबर से सीआरपीसी एंड टीपीए, सीआरपीसी एंड टीपीए को स्टार्ट किया जा रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9958012295। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, आगे मिलते हैं एक अगले लैंडमार्क जजमेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।